स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक मूवी की जिसका नाम है ब्लू वेलवेट। क्लासिक्स टू वॉच में आपका स्वागत है। और ये मूवी 18 प्लस है और इसमें काफ़ी ख़तरनाक दृश्य है। अगर आप 18 प्लस नहीं है तो कृपया करके ये मूवी ना देखें। तो आइए बात करते हैं 1986 की ब्लू वेलवेट की। ये मूवी एक लड़के के बारे में है जो अमेरिका के एक छोटे से शहर में रहता है। और एक दिन उसके साथ एक घटना होती है जिसके कारण ढूंढते ढूंढते वो बहुत ही ख़तरनाक लोगों को इन्वेस्टिगेट करने लगता है और क्राइम के इस मायाजाल और दलदल में फंसता चला जाता है। ये ऐसी मूवी है जिसे बहुत से एक्टर्स ने रिजेक्ट किया क्योंकि उस समय इसकी स्टोरी बहुत ही डार्क समझी गई थी, क्योंकि लोगों को लगा कि ऐसी मूवी करना सही नहीं होगा और मन को विचलित करना शायद कोई और डायरेक्टर करे। लेकिन डेविड लिंच साहब जिस तरह से आपको अजीब सा शौक देते हैं वो कोई नहीं दे सकता मेरे हिसाब से। क्या ख़तरनाक किरदारों को दर्शाया है भाई साहब। अगर आप सीरियस डार्क फिल्में नहीं देखते तो मैं कहूँगा कि इसे मत देखिए, आपको बिल्कुल ये पसंद नहीं आएगी। अगर आप ये बात को समझते हैं कि मूवी को मूवी की तरह देखना चाहिए और डार्क मूवीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, हमें उन्हें एक एंटरटेनमेंट की नज़र से ही देखना चाहिए, कुछ आर्टिस्टिक वैल्यू से ही देखना चाहिए। उसमें कोई अच्छी बात हो तो हमें समझनी है, नहीं हो तो इग्नोर करनी है। अगर आप ये चीज़ों को समझ सकते हैं तभी मैं कहूँगा आपको ये मूवी देखनी चाहिए। तो आइए आगे स्पॉइलर रहेगा इन 3 2 1। हमारे मेन कैरेक्टर जेफ के पिता हॉस्पिटल में होते हैं और एक दिन उसे वहाँ से पैदल ऑफिस आते समय एक खाली ज़मीन पर एक कटा हुआ कान मिलता है, जी हाँ, इंसान का कान। और उसके अंदर एक जिज्ञासा होती है तो वो उसे लेकर पुलिस में रिपोर्ट करता है। उनके घर के कुछ ही दूर डिटेक्टिव विलियम्स करके पुलिस ऑफिसर रहते हैं जो इस केस को हैंडल करते हैं। और कुछ दिन बाद वो उन्हें पूछता है कि सर क्या हुआ, आपको कुछ पता चला क्या? तब वो उसे कहते हैं कि बेटा वो मामला इन्वेस्टिगेशन में है, तुम अभी छोटे हो और तुम सिविलियन भी हो, तो मैं ओपन केस को तुम्हारे सामने मैं बता नहीं सकता। जब केस सॉल्व हो जाएगा, न्यूज़ में आएगा तो तब हम तुम्हें डिटेल में बोलेंगे। और जेफ निराश होकर विलियम्स साहब के घर से निकलता है और तभी विलियम्स की बेटी सैंडी उसे मिलती है और वो उसे बताती है कि उसने चुपके चुपके से उनके पिताजी की कुछ कुछ बातें सुनी हैं और डोरोथी करके एक सिंगर है, लोकल सिंगर है, उसका शायद इस केस से कुछ ताल्लुक़ हो सकता है। और वो उसे ये भी बताती है कि वो डोरोथी कहाँ पर रहती है, किस अपार्टमेंट में रहती है। और वहीं से जेफ डोरोथी को देखने के लिए उसके गाने के शो पर जाता है और प्लान करने लगता है कि वो उसके घर की तलाशी लेगा। और इस पूरी मूवी में आपको एक डर का माहौल मिलेगा डेविड साहब की तरफ से, निर्देशक की तरफ से। उन्होंने, आपको ऐसा लगता है कि क्यों ये बच्चा जवानी के जोश में सब कुछ कर रहा है, इसे मतलब वो अभी अडल्ट नहीं है, उसे जाकर लोगों को, बड़े लोगों को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। और एट द सेम टाइम जेफ की तरह, मेन कैरेक्टर की तरह, हम सब में भी एक जिज्ञासा है कि आखिर हो क्या रहा है, ये कान किसका है, ये सब क्यों हो रहा है। और एक दिन नज़र रखते हुए डोरोथी के अपार्टमेंट में जेफ दाखिल होता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है। और यहाँ पर वो अर्पित वाला मीम आता है कि भाई साहब मैं कहाँ आ गया, क्योंकि वो उसे कपड़े उतारने को कहती है। तो तभी वहाँ पर अचानक से फ्रैंक बूथ की एंट्री होती है जो कि इस मूवी का विलन है। और डर के मारे डोरोथी जेफ को अंदर कहीं छुपा देती है और वो बहुत ही जंगली और अजीब सा किरदार है। फिर वो अंदर आता है और डोरोथी के साथ जो करना है वो करता है। और आपने विलन बहुत देखे होंगे अजीब से, लेकिन हर विलन का कुछ ना कुछ स्क्रू ढीला होता है, लेकिन ये एक अजीब सा किरदार है। मतलब इवन जिस तरह से ये बात करता है आपको लगता है कि एक नहीं, इसके सारे ही स्क्रू ढीले हैं। और एक तरह की मिस्ट्री है इसमें कि ये बंदा इतना स्मार्ट लगता नहीं है, ये विलन, ये इतना आगे आया कैसे, एक्चुअली इसके पास इतनी पावर आई कैसे है और उसकी हरकतों का कारण क्या है। देखिए ऐसे लगता है ऊपर से कि ये हवसी है और इस तरह का बंदा है इसलिए ये सब कुछ कर रहा है, बट और भी कुछ डीप कारण है जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये सिर्फ लड़की या औरत के बदन के लिए ये नहीं कर रहा है, कुछ और भी इसके अंदर एक पागलपन एक तरह का उन्होंने बताया है और आपको फील होता है जब आप देखते हैं। बहुत ही अजीब सा किरदार बताया है। और एक और ख़ास चीज़ मैंने इस मूवी के बारे में नोटिस की, जो कि अगर आप इसके स्टोरी के स्ट्रक्चर को देखें तो ये हॉलीवुड के 1940s और 50s के ब्लैक एंड वाइट नॉर फिल्म्स जैसी है। तो यूजुअली इस तरह की मूवी में एक डिटेक्टिव का किरदार होता है जो कि एक बहुत ही मैच्योर 30s 40s में एक मैच्योर बंदा होता है, जिसने दुनिया देखी है, जिसने दुनिया से चोट खाई है, जिसको पता है कि दुनिया कैसे चलती है, दुनिया को समझने वाला आदमी होता है।
जिसका पाला पड़ता है खतरनाक और मिस्टीरियस विलन से। इस तरह की फ़िल्मों में मैं बता रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट फ़िल्मों में। और यूजुअली उस विलन की कोई महबूबा होती है या कोई होती है जो मिस्टीरियस होती है। शुरू में वो उस रिलेशन में जाता है इन्फॉर्मर समझ के, लेकिन उसे पता नहीं होता वो विलन के साथ मिली हुई है। और कुछ कुछ फ़िल्मों में फिर वो विलन का साथ देती है, कुछ फ़िल्मों में जो महबूबा होती है वो हीरो का साथ देती है विलन को टेक डाउन करने में। और इसी तरह का एक स्टोरी स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, लेकिन एक पूरा डर का माहौल है, क्योंकि ये जो मेन किरदार है, हमारा मूवी का जो मेन किरदार है ब्लू वेलवेट का, वो एक बच्चा है। वो उसको कुछ नहीं पता है बेसिकली। ही इज़ नॉट ए प्रोफेशनल, उसे कुछ नहीं पता, वो डिटेक्टिव नहीं है, वो मैच्योर नहीं है, उसकी एज नहीं है ये सब करने की। अभी तो उसके खेलने कूदने की एज है और वो ये सब कुछ कांड कर रहा है, और डर एज ए ऑडियंस हमें लगता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार फीलिंग है एक। और डॉर्थी का किरदार भी बहुत ही ख़तरनाक है। हालांकि वो ख़ुद फ्रैंक यानी विलन के अत्याचार वो सह रही है, लेकिन आप देख सकते हैं वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। और उसको जेफ के साथ संबंध वो करती है और उसे इनकरेज करती है कि वो उसके साथ मार पिटाई करे जैसे फ्रैंक करता है। और उसे मार पिटाई की इतनी आदत हो गई है कि उसे, आप समझ गए होंगे कि उसे बगैर मार पिटाई के डॉर्थी को उस चीज़ का मज़ा नहीं आता जो हम रूम में करते हैं। और मूवी में दोनों के काफ़ी बोल्ड सीन हैं, लेकिन किरदार ऐसा है डॉर्थी का कि आपको बोल्ड सीन में मज़ा कम आएगा, आपको ये डर रहेगा कि भाई कहाँ कब इसका सर फिर जाएगा और ये इस लड़के को मारने लगेगी, और कहीं इसको चाकू वाकू ना मार देगी, अचानक मूड ना बदल जाए। और इस तरह का एक सस्पेंस है। तो ये बोल्ड सीन कम सस्पेंस सीन ज़्यादा है जिस तरह से फिल्माए गए हैं। और इतने ख़तरनाक लोगों से पाला पड़ने के बावजूद मूवी में एक उम्मीद की किरण भी है, जो कि सैंडी का किरदार है, जो डिटेक्टिव की बेटी है, जो जेफ को ग्राउंडेड रखती है और नॉर्मल लाइफ से पूरी तरह से मतलब जुदा होने से बचा लेती है, क्योंकि उसके प्यार में एक ताकत है जो उसे रोकती है कि वो बिल्कुल ही उस रास्ते पर ना चले जाए जहाँ पर फ्रैंक और डोरोथी और ये सब लोग हैं। वरना जेफ तो कह देता है डोरोथी से, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। आपने सुना होगा मशहूर डायलॉग दूसरी मूवीज़ में भी। तो इस तरह की रोड पर, इस तरह की राह पर वो चल पड़ता है, लेकिन सैंडी के प्यार में वो ताकत होती है कि उसे समझ आता है सही समय के इसमें से बाहर आना है। और मूवी के एंड होते होते फ्रैंक जैसा दरिंदा मर जाता है और डोरोथी को वो आज रेस्क्यू कर लेते हैं और बेसिकली वो अपने बच्चे से दोबारा मिलती है। और जेफ अब ऑफिशियली सैंडी के साथ बॉयफ्रेंड बन जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो बन जाते हैं और साथ रहने लगते हैं। और उनके जेफ के जो पिताजी जो शुरू में मूवी में हॉस्पिटल में थे, वो ठीक हो जाते हैं और घर आ जाते हैं। तो ये मूवी की स्टोरी थी, बहुत ही एक देखने में बहुत ही मज़ेदार और सस्पेंस वाला एक्सपीरियंस है। और काइल मैकलेलैन उनका नाम है मेन किरदार का, जिन्होंने जेफ का रोल किया है। भाई साहब बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही टफ़ है, क्योंकि उन्हें एक शरीफ और मासूम बंदे की उनको एक्टिंग करनी है, जिससे ये सब कुछ पता नहीं है क्या करते हैं कैसे करते हैं। और फिर जैसे जैसे वो ख़तरनाक बनता जाता है, उन्हें उस तरफ जाना है, एक टफनेस की तरफ जाना है। और फिर एंड की तरफ कुछ सीन है जहाँ पर वो उस टफ पर्सनैलिटी से निकल कर वापस अपने बचपन में और वापस जैसे अपनी उनकी जो एज है खेलने कूदने की, थोड़े से वो नॉर्मल हो रहे हैं और आपको वो दिखता है। तो वो पोर्ट्रे करना वो बहुत ही सही तरीके से हर सीन में जहाँ जिस एक्सप्रेशन की ज़रूरत है उन्होंने किया है। और 25 साल की उनकी एज थी काइल साहब की जब उन्होंने ये मूवी की, और उनकी सेकंड मूवी थी। और मूवी में वो 18 से 20 साल के कुछ लगते हैं और मोस्ट ऑफ दी मूवी को बहुत शानदार तरीके से वो कैरी करते हैं। और इसके अलावा 1984 में डेविड लिंच साहब ने ही डून मूवी बनाई थी। जी हाँ, वही डून जिसका हम जिक्र अक्सर इस चैनल पर करते हैं। तो डून की जो ओरिजिनल वर्जन थी उसमें पॉल अट्रेडिस का मेन किरदार भी काइल मैकलेलैन ने किया था, और वो उनकी पहली मूवी थी और ये सेकंड मूवी थी। तो आप इमेजिन कीजिए बैक टू बैक इतने अच्छे सीरियस रोल इन्होंने किए हैं और बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पकड़े थे। अगर ये सही तरह से हिट होते तो भाई साहब इनका नाम ही कुछ अलग होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओरिजिनल डून फ्लॉप हुई थी। और ये वाली मूवी ने अच्छा किया था, इससे इनको रिकग्निशन मिला, लेकिन फिर हॉलीवुड में ये उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाए, उस तरह से वो शाइन नहीं कर पाए। जैसे आपको ये पहली 2 फिल्में देखकर लगेगा कोई ये नया हीरो आया है तो भाई ये तहलका मचाने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इतने साल से मैं इंग्लिश मूवीज़ देख रहा हूँ और मैं कहूँगा मेरे ख्याल से 1 या 2 साल पहले मुझे पता चला कि ये भी एक हीरो थे, और मतलब भाई ये क्या नहीं हो सकते थे। तो इंटरेस्टिंग होता है, इस तरह की चीज़ें आपको पता चलती हैं।
और इसके अलावा कुछ बात करें परफॉर्मेंसेस बाकी की भी अच्छी हैं। सैंडी का रोल किया है लॉरा डर्न ने, जिनको आपने देखा होगा 1993 वाली ओरिजिनल जुरासिक पार्क में जो ग्लासेस लगाती हैं ब्लॉन्ड लेडी साइंटिस्ट जो होती हैं, तो वही जब यंग थी तो उन्होंने इसमें परफॉर्म किया और उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है। और डॉर्थी का रोल किया है इसाबेला रोसलिनी करके एक एक्ट्रेस हैं, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है भाई साहब उनका, तो बहुत ही बोल्ड परफॉर्मेंस है। और मैंने उनके बारे में कहानी सुनी है इस मूवी में उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद। वो जहाँ पर वो स्कूल में पढ़ती थी, उन स्कूल वालों ने उनको ऑफिशियली लेटर लिखा कि भाई आपका हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा नाम आप प्लीज़ इस्तेमाल मत करिए करके। और फ्रैंक का जो रोल किया है, विलन का जो रोल, बहुत ही ज़बरदस्त भाई, चमाट लगाने का मन करता है बंदे को। डेनिस हॉपर साहब करके उनका नाम था, आई थिंक अभी नहीं रहे वो, लेकिन क्या शानदार एक्टिंग की है भाई। और पता नहीं कौन सा नशा करके उन्होंने एक्टिंग की है, आप देख सकते हैं उनकी आंखें बहुत ही अजीब है। और जब भी वो किरदार गुस्से में आता है आपको अजीब सा लगता है वो, जब मैंने पहले भी कहा जब वो बात करते हैं ऐसा लगता है कोई जानवर बात कर रहा है। मतलब किसी जानवर में अगर अचानक बोलने की शक्ति आ जाए तो ऐसा लगता है वो जब बोलेगा तो इसी तरह से बोलेगा, मतलब उस बात का सर पैर नहीं होगा। और बहुत ही गुस्से से और इमोशनली वो बात करते हैं, बहुत ही अजीब तरह का डायलॉग, यूनिक है भाई, याद रह जाएगा आपको। और बहुत सारे मूवीज़ आज तो हम देखते हैं, द बॉयज़ जैसी सीरीज़ हैं, मिर्ज़ापुर में भी, इवन हमारे इंडिया में भी काफ़ी कुछ ऐसे बताया जा रहा है। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ वाली हरकतें काफ़ी मूवीज़ में हम देखते हैं आजकल। अब तो बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, बट लेकिन जब ये मूवी आई थी 40 साल पहले ऑलमोस्ट, तो ये एक नेक्स्ट लेवल की मूवी थी। अभी भी मैं कहूँगा बहुत ही डार्क मूवी है। और अगर आप इस मूवी को समझते हैं, इस तरह की मूवीज़ आप समझते हैं और इसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह देखने की आप में क्षमता है, तो तभी मैं कहूँगा इस मूवी को देखें, वरना इसे इग्नोर करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।